नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमने शुरू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन बैच। दोस्तों ये बैच इंपॉर्टेंट है आरएस भर्ती परीक्षा के लिए, एसआई के लिए और भी ऐसी परीक्षाएं जिनमें पॉलिटी पूछा जाता है। और बिल्कुल हम इसे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हमने शुरू किया हुआ था भारत में संवैधानिक विकास, और उसी क्रम में आज अपने इस तीसरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसी के ऊपर आधारित रहेगा आज का हमारा वीडियो। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े, इसीलिए हम इसका एक वीडियो बना रहे हैं ताकि डिटेल से सारे फैक्ट जो इसके लिए ज़रूरी है वो आपको मिल जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंदर जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसमें नंबर एक तो ये जो सुधार थे उस सुधार के कारण क्या थे, किस कारण से ये सुधार किए गए, भारत परिषद अधिनियम क्यों आया। दूसरी बात जो हमें यहाँ देखनी है कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं यानी कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि इसके दोष क्या क्या हैं दोस्तों, इस अधिनियम के क्या दोष थे। फिर हम देखेंगे कि इस अधिनियम के महत्व क्या थे, इस अधिनियम की उपयोगिता क्या थी। और अंत में हम इसकी करेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी पूरी तरह से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, कुछ भी हम इसमें से छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी आपसे पूछा जाए, बिल्कुल वो आपका सही होगा। यानी सुधार के कारण, विशेषताएं, दोष, महत्व, इसके जो भी एस्पेक्ट हैं उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसका एक और नाम आता है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। ये अपने क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं। इसके निर्माण में उस समय के उदारवादी भारत सचिव मंत्री मार्ले और गवर्नर जनरल मिंटो का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए हम इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं दोस्तों। बहुत बार तो ऐसा भी पूछा गया है कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं 1909 का है, 1919 का है या फिर 1935 का है दोस्तों। तो ये नाम पहली बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मार्ले और मिंटो। मार्ले भारत मंत्री था और जो मिंटो था वो था उस समय का गवर्नर जनरल। तो दोनों तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ देखिएगा ये अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इससे पहले हमने पढ़ा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके अंतर्गत कुछ सुधार करने के प्रयास किए गए थे दोस्तों। तो यहाँ जो सुधार हुए तो उन सुधारों के प्रति भारतीयों के अंदर असंतोष रहा, कुछ देवीय विपत्तियां भी आई, लॉर्ड कर्जन की कुछ निरंकुश नीतियां भी थी, विदेशों में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया जा रहा था, आर्थिक दुर्दशा भी हमारी हो रही थी। इसके अलावा अतिवादी और क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी उदय हो रहा था। तो इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार को 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा था। इन्हीं के एस्पेक्ट में हम देखते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो यहीं से हमारा तैयार होता है दोस्तों। और 1909, 1935, 1919 के ये जो अधिनियम है ये उत्तरदायी शासन की ओर कदम बढ़ाते हुए हमें दिखाई देंगे। ये उत्तरदायी शासन के लिए चल रहे थे आगे। तो यहाँ आगे अपने थोड़ा और समझ लेते हैं। 1906 की बात है, लॉर्ड मिंटो ने सर एरुंडेल की अध्यक्षता में अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की एक समिति शिक्षित भारतीयों द्वारा प्रशासन में अधिकाधिक भाग लेने की मांग पर विचार करने के लिए नियुक्त की। अब देखिए हुआ क्या, 1906 के अंदर अपने बात कर रही हैं, लॉर्ड मिंटो ने सर एरुंडेल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की एक समिति बनाई, और उसमें ये था कि शिक्षित भारतीय हैं उनका प्रशासन में योगदान अपने कैसे ले सकते हैं, वो अधिकाधिक भाग कैसे ले सकते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए नियुक्त की थी एक समिति। और ये जो समिति है उस समिति ने अपने विचार प्रस्तुत किए और फिर भारत सरकार ने इन सुधारों का एक प्रारूप तैयार किया और भारत मंत्री को प्रेषित किया दोस्तों। लॉर्ड मिंटो द्वारा जो प्रस्तावित सुधार योजना थी उसकी विशेषताएं निम्न में से क्या थी, कौन कौन सी बातें इसमें थी, जो प्रस्ताव जो बनाया गया था उसकी मुख्य बातें क्या थी। तो एक तो था कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में संख्या और कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जाए, नंबर एक बात।
कि केंद्र और प्रांतीय जो हमारी परिषद है जो कार्यभार संभाल रही है उसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, उसके कार्य क्षेत्र को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। दूसरी बात, सदस्यों को क्या किया जाए, प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने के अधिकार दिए जाए। ये सुझाव है दोस्तों। नंबर 1 तो क्या, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर, इसको बजट कर लीजिएगा दोस्तों, बजट पर विचार विमर्श करने के अधिकार दिए जाएं। तीसरा था, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को सदस्य नियुक्त करने का सुझाव दिया गया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें भी भारतीय आने चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की समान सदस्य संख्या रखी जाए, यानी केंद्रीय विधानमंडल है और प्रांतीय जो विधानमंडल है उनमें सरकारी और गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल और गवर्नर जो हैं उनको अधिनियमों को रद्द करने के अधिकार भी मिलने चाहिए। ये कुछ एक विशेषताएं थी, कुछ एक सुझाव दिए गए थे। एक और सुझाव भी था उसमें कि जिला परिषदों में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व में वृद्धि का कार्य भी हमें करना चाहिए। तो ये कुछ एक लॉर्ड मिंटो की जो सुधार योजना थी उसकी ये कुछ एक विशेषताएं थी। भारत सचिव, अब देखिए भारत सचिव जो लॉर्ड मॉर्ले था उसने 17 फरवरी 1909 को यह विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन कॉमन सभा में प्रस्तुत किया। किसने किया था, मॉर्ले ने किया था। 25 मई 1909 को यह विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन प्राप्त होता है, सम्राट की स्वीकृति मिल जाती है और सम्राट की स्वीकृति मिलने के साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हो जाता है दोस्तों। कब लागू हो गया, 1909 के नाम से ये लागू होता है। 15 नवंबर 1909 को अनुमोदन मिलता है और मिलने के साथ ही ये लागू हो जाता है दोस्तों। तो ये लागू कब हुआ था, ये तारीख भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, 15 नवंबर 1909 का दिन है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी सुधार के कारण कि ये अधिनियम लाने के पीछे कारण क्या थे या फिर सरकार ने ये सुधार क्यों किए थे दोस्तों। नंबर 1 बात तो ये थी कि 1892 का जो सुधार हुआ था उसको काफी टाइम हो चुका था। जो 1892 से देख लो आप, 1892 से अब समय कौन सा था, 1909 का था। इस बीच में बंग भंग भी हुआ है, काफी सारी ऐसी चीजें हो चुकी थी दोस्तों, है ना। मुस्लिम लीग भी आ चुका है। तो यहाँ देखिए 1892 के सुधारों को काफी समय हो चुका था और कांग्रेस जो है वो लगातार सुधारों की मांग भी कर रही थी दोस्तों। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को भी समाप्त करना चाहती थी, मिलजुल के काम कर रहे थे, उसको तोड़ना भी चाहती थी दोस्तों। सुधारों के माध्यम से ये नरमपंथी जो थे, गर्मपंथी नरमपंथी जो दल थे उनमें से नरमपंथियों को ये संतुष्ट भी करना चाहती थी। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन थे उस समय के, उनके प्रभाव को भी समाप्त करना चाहती थी। तो दोस्तों ये कुछ एक कारण थे जो सुधार के लिए थे। यहाँ से आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1909 के अधिनियम से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, क्यों आया, इसके विषय में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं के विषय में अपनी चर्चा करें, ये जानना हमारे लिए आवश्यक था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, यानी इसमें कौन कौन से प्रावधान आए। सबसे पहले तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, 16 से बढ़ा करके सीधी कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई थी दोस्तों। अब यहाँ पर टोटल कितने थे, 69 सदस्य हो गए थे, जिसमें से 9 स्थायी और 60 कौन से हुआ करते थे, अतिरिक्त सदस्य हुआ करते थे, यानी 16 हुआ करते थे, पहले उनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 60। कुल कितने हो गए, 60 हैं और 9 हैं, टोटल हमारे पास में हो गए 69। इसके साथ साथ देखिएगा गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा, ये प्रावधान किया गया। देखिए क्या कहा कि गवर्नर जनरल जो है ना उसकी एक कार्यकारी परिषद होगी, उस कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य भी होगा दोस्तों। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें इस प्रकार का सदस्य नियुक्त किया गया था दोस्तों।
तो अच्छा प्रश्न बनता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का संबंध किससे है? तो कार्यकारी परिषद में ये अपने पहले भारतीय सदस्य माने जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़े तो प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या बढ़ाई गई। अभी देखो याद करिएगा, हमने वो पढ़ा था कि जो मिंटो के द्वारा जो दिया गया था सुधार सूची थी, उसमें भी हमने देखा था ना कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की बात थी, केंद्र में भी और प्रांत में भी, है ना। तो यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें से बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में 50 सदस्य कर दिए गए, पंजाब, बर्मा और असम के अंदर 30 सदस्य कर दिए गए, यानी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। इसके अलावा दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के जो सदस्य उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये बहुत जरूरी बात है। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वे बजट पर बहस तो कर सकते थे, लेकिन मत विभाजन का कार्य नहीं कर सकते थे। तो यहाँ जो हमें याद रखना है वो चीज है कि एक तो सदस्य संख्या बढ़ाई गई, 69 हो गई। दूसरा, एक भारतीय सदस्य की बात की गई। तीसरा, प्रांतों में भी संख्या बढ़ाई गई। चौथी बात कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हमें मिलता है दोस्तों। लेकिन विदेशी मामले, देसी रियासत, रेलवे, ऋण, ब्याज, इन विषयों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। ये निषेध था दोस्तों। तो निषेध क्या था? विदेशी मामलों से संबंधित, देसी रियासतों से संबंधित, रेलवे से संबंधित, ऋण और ब्याज से संबंधित कोई प्रश्न उनसे पूछा नहीं जा सकता था। और इसमें सबसे जरूरी चीज जो आती है, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते थे। मुसलमानों को इसमें पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता किया करते थे। और इससे हुआ क्या? इस प्रकार से इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी, है ना, क्योंकि चुनाव के द्वारा सरकार ने ही इसको वैधानिक ठप्पा लगा दिया। और लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अगर आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, तो वो दोस्तों कौन होगा? लॉर्ड मिंटो। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक हम इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। भारत परिषद में भी एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों, भारत परिषद में पहले भी भारतीय सदस्य होते थे, लेकिन अनिवार्य नहीं हुआ करते थे। अभी क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। 1907 में भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता। ये 2 उस समय थे 1907 में। तो हमने क्या देखा यहाँ से, इस पेज से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन। ये प्रश्न डेफिनेट आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर कब अलग किया गया था? तो 1909 के अधिनियम में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति को अनिवार्य भी 1909 के अधिनियम में ही किया गया था दोस्तों। इसके अलावा इसमें देखिएगा, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो इनके लिए भी अलग से प्रावधान कर दिया गया, इनको भी चुना जाना था। इस अधिनियम के द्वारा जनता को मताधिकार दिया गया, ये भी जानना है। लेकिन मताधिकार जो दिया गया वो बहुत ही सीमित था, सीमित लोगों के लिए था। और उसके लिए भी अलग अलग प्रांत में रूल भी अलग अलग थे, अलग अलग मापदंड रखे गए। जैसे कि मद्रास में जिन जमींदारों की आय 15,000 थी वार्षिक आय, और या फिर जो 10,000 रुपये भू राजस्व सरकार को देते थे, उनको मताधिकार दे दिए गए, यानी ये वोट कर सकते हैं। बंगाल में कोई राजा है या नवाब की उपाधि जिसके पास थी, मध्य प्रांत में मजिस्ट्रेट की मानद उपाधि जिसके पास थी, उन्हें मताधिकार दे दिया गया। यानी सभी के लिए नहीं था, जो विशिष्ट जन थे उन्हें ही मतदान के अधिकार दिए गए दोस्तों। तो क्या कहा हमने? मतदान के अधिकार तो दिए, लेकिन वो बहुत ही सीमित थे। आगे हम बात करते हैं इस अधिनियम के मुख्य दोष क्या रहेंगे दोस्तों। इसकी कमियां देखें हम, तो कमियों में पहली आती है, ये हमेशा रहेगी, मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन अधिकार। इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे सांप्रदायिकता फैली
और कालांतर में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसका कारण भी हम यही मानते हैं, जिसके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ। तो मूल जड़ें आपको कहाँ मिलेंगी इसकी? 1909 के अधिनियम में मिल जाती है। मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था उसी से ये सांप्रदायिकता फैली थी दोस्तों। सामान्य मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं में भी अंतर रखा गया। सामान्य मतदाता पहले प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनता था और वे फिर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे, एक बात। लेकिन मुस्लिम मतदाता सीधे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनता था। तो इस प्रकार से जो सामान्य मतदाता है और मुस्लिम मतदाता है उनके अंदर भी क्या रखा गया है? एक प्रकार से डिफरेंस रखा गया। यानी सामान्य मतदाता पहले प्रांतीय विधान परिषद को चुनेगा और फिर वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनेंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाता डायरेक्ट ही क्या करता था? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनता था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हम अधिनियम के दोषों की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु अभी भी वित्त संबंधी मामलों में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जहां हमने कहा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अभी भी वित्त संबंधी किसी मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार इनको भारतीयों को नहीं दिया गया था। तो ये कुछ एक दोष हैं। इसमें एक तो मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन आता है, हिंदू सामान्य मतदाता मुस्लिम मतदाता में अंतर आता है, कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं था, पूरक प्रश्न का अधिकार तो था लेकिन वित्त संबंधी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। गवर्नर जनरल के पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी। जो गवर्नर जनरल था उसके पास में वीटो की शक्ति थी और अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, यानी ज्यादा पावर उसी के पास में थी। सब कुछ दिखावा मात्र ही रह गया था दोस्तों। अधिनियम का महत्व क्या है, इसको फिर भी हम देखें कि हमारे लिए तो कुछ महत्व था ही। भाई कितना उन्होंने हमारे साथ में बुरा करने के लिए बनाया, अपने लाभ के लिए बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लाभ हमें फ्यूचर में हुआ भी। हम उसकी बात करते हैं। तो भारत में संसदीय या उत्तरदायी शासन प्रणाली के विकास और राजनीतिक प्रशिक्षण में इन सुधारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये सुधार जो हैं वो उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण चरण माने जाते हैं, जिसके अभाव में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का उपयोग करने में हम असमर्थ रहते। यानी इसका जो सबसे बड़ा लाभ हमें हुआ, संसदीय उत्तरदायी शासन प्रणाली के विकास और राजनीतिक प्रशिक्षण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक प्रकार से भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए भी ये शुरू किया गया था। ये सुधार जो हैं वो उत्तरदायी शासन की दिशा में ही एक कदम बढ़ाते हैं और इसके कारण ही 1919 के अधिनियम को अपने लागू कर पाते हैं दोस्तों। और यहाँ एक चीज हमें याद रखनी है कि स्पष्ट शब्दों में निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों की विधान परिषदों में सरकारी बहुमत को समाप्त कर दिया गया, ये भी हमारे लिए महत्व था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ये भी हमारे लिए महत्व की बात थी। इस अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय विशेषकर वित्तीय विषयों पर विचार विमर्श का अधिकार तो दिया ही गया था ना। यह भी अपने आप में एक प्रगतिशील चरण माना जाता है दोस्तों। एक तो हमें ट्रेनिंग मिली, निर्वाचन का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो गया, सरकारी बहुमत को समाप्त कर दिया गया, एक भारतीय सदस्य आ गया, तो काफी कुछ हमने यहाँ से पाया था। इसके अलावा स्वशासन की दिशा में अग्रसर होने के लिए यह अधिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1909 के अधिनियम के आलोचनात्मक मूल्यांकन के विषय में। हम देखें इसमें विशेषताएं, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण हमें आगे जाकर के नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो सबसे पहले हमारी बात आती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना। तो दोस्तों 1909 का जो अधिनियम है उसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो गई, ये हमने अभी पढ़ा था। और जो अलग अलग वर्ग थे, जैसे मुस्लिम वर्ग था, कुछ और वर्ग जैसे वाणिज्य वर्ग था, जमींदार थे, उनके लिए अलग से स्थान सुरक्षित कर दिए गए, पृथक निर्वाचन का अधिकार इनको दे दिया गया। और दिया गया वो तो ठीक था, लेकिन ये जो अधिकार या स्थान थे ये इनकी जाति की संख्या के अनुपात से ज्यादा थे। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का प्रारूप था, जो ढांचा था, उसको भी आघात पहुंचता है। और इसी से भारत विभाजन के लिए रास्ता तैयार होता है, नींव तैयार होती है दोस्तों। क्योंकि कुछ समय के बाद में ही सिखों ने
पंजाब में सिखों ने, मद्रास में गैर ब्राह्मणों ने और आंग्ल भारतीयों ने पृथक निर्वाचन की मांग को आरंभ कर दिया था। दोस्तों जब एक को मिल गया तो फिर बाकियों के लिए तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। तो एक प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना का दोष हम देख सकते हैं। दूसरी बात जो है विधान परिषदों की सीमित शक्तियां और सरकारी बहुमत। सरकारी बहुमत को ही स्थान था और विधान परिषदों की शक्तियां कैसी थी? सीमित थी। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद सदस्यों को दी गई शक्तियां सीमित थी। दोस्तों शक्तियां तो दी गई, सीमित थी। वे कार्यकारिणी सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। अब ये देख सकते हैं आप किस प्रकार के प्रावधान थे, यानी सदस्य प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन वो उत्तर दें न दें उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। सदस्यों को जनहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था। देखिए सदस्य क्या करते थे, जनहित का कोई मुद्दा है तो उसके ऊपर प्रस्ताव पारित कर सकते थे, लेकिन वो प्रस्ताव माना जाएगा या न माना जाएगा ये सरकार की इच्छा पर निर्भर था। यानी दिया सब कुछ गया है लेकिन माने न माने ये सरकार पर निर्भर था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वायसराय और गवर्नरों को अनेक स्वेच्छाचारी शक्तियां इसके द्वारा प्रदान की गई थी। देखने में अच्छा लग रहा था ना कि प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन वो खाली पूछने के हैं, इनका कोई अधिकार हमारे पास में नहीं था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। तो यहाँ 1909 का अधिनियम केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित करता था, जिससे गैर सरकारी सदस्यों की स्थिति वैसे ही कमजोर थी और इसी कारण से गैर सरकारी सदस्य विधान परिषदों में बहुत ही कम आते थे। उनकी संख्या ज्यादा थी, वो जैसा चाहते थे वैसा पास हो जाता था, तो फिर गैर सरकारी सदस्य आके बेचारे क्या करते थे, इसलिए वो आते ही नहीं थे। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत मात्र क्या था? दिखावा था। हालांकि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है लेकिन वो दिखावा था। सिद्धांत तो हम देखें प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था, लेकिन व्यवहार में स्थिति इसकी बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य दो प्रकार के होते थे, मनोनीत गैर सरकारी और निर्वाचित गैर सरकारी। अब मनोनीत गैर सरकारी जो थे वो हमेशा सरकार का साथ देंगे क्योंकि मनोनीत हैं, और निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य बहुत से वर्गों का प्रतिनिधित्व किया करते थे, यानी बहुत अलग अलग वर्गों से थे, इसलिए उनका सरकार के विरुद्ध एकजुट होना संभव नहीं था। तो साथ ही साथ गवर्नर जो थे उनको वीटो शक्तियां भी प्राप्त थी, इस कारण गैर सरकारी बहुमत का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता था। दोस्तों तो बस देखने में अच्छा लग रहा है कि गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया है, लेकिन अपने आप में वो केवल देखने में ही है, झुका हुआ किसकी ओर है? वो सरकारी की तरफ ही हमें दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, सीमित व पक्षपातपूर्ण मताधिकार दिया गया था। 1909 के अधिनियम में जनता को प्रदत्त मताधिकार सीमित था और पक्षपातपूर्ण था। मुसलमानों में मध्य वर्गीय जमींदार, व्यापारियों और स्नातकों को मताधिकार दिया गया, लेकिन इस श्रेणी के गैर मुसलमानों को मताधिकार से वंचित रख दिया गया। देखिए मुसलमानों में तो क्या था, मध्यम वर्गीय जो जमींदार थे, व्यापारी थे, स्नातक थे, उनको मताधिकार दे दिया, लेकिन इसी कैटेगरी के गैर मुसलमान के जो थे उनको मताधिकार से वंचित रखा गया। जैसे पूर्वी बंगाल में उसी हिंदू को मताधिकार प्राप्त था जिसकी 5,000 रुपये वार्षिक राजस्व दिया जाता था, लेकिन 750 राजस्व देने वाले मुसलमान को भी मताधिकार दे दिया गया। तो एक प्रकार से भेदभाव हो गया। हिंदू बाहुल्य प्रांतों में अल्पसंख्यकों के लिए रक्षार्थ मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व किए गए, यानी जहां पर हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम थे वहां तो मुसलमानों की रक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधित्व थे, लेकिन ऐसे स्थान जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है वहां पर इस प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो पक्षपातपूर्ण मताधिकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का कोई प्रयास यहाँ नहीं किया गया था। भारतीय जनता राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से उत्तरदायी शासन की मांग एक लंबे समय से करती हुई आ रही थी, लेकिन 1909 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन की किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। दोस्तों इसका एकमात्र उद्देश्य जो था, अभी हमने बात भी की थी कि कुछ भारतीयों को कानून निर्माण और अन्य प्रशासनिक कार्यों को प्रशिक्षण देना था।
इसके अलावा दोस्तों निहित स्वार्थों को अनावश्यक प्रोत्साहन और महत्व भी इसके द्वारा मिला। इस अधिनियम के माध्यम से जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार मंडल जैसे कुछ विशेष वस्तु स्थितियों को अनावश्यक प्रतिनिधित्व दिया गया और उनको महत्व प्रदान किया गया। ये निहित स्वार्थी तत्व ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। अब उन्होंने तो एक तरह से उन लोगों को दिया जो सरकार के लिए काम करेंगे, और ये राष्ट्रीय हितों के क्या थे, खिलाफ थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1909 का अधिनियम जो था वो आधा अधूरा, अनेक दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को जन्म देने वाला, भारतीयों को संतुष्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इससे भारतीयों को कुछ संस्थाओं में पहले की अपेक्षा ज्यादा सहभागिता जरूर मिली थी, लेकिन बहुत सारी विसंगतियों का भी इसके द्वारा जन्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा 1909 का अधिनियम। पूरा हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें अच्छे से देख लिया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जाने वाला है और बिल्कुल निःशुल्क ही होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 1919 के अधिनियम के साथ। देखेंगे हम किस प्रकार से उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।